बता देते हैं क्या है, तो चैप्टर का नाम लिख लो। वैसे कौन पूछा था? अब तक तुम 10th में आ गए हो, फिर भी कॉम्प्लेन किया है। लॉकडाउन में कुछ तो फायदा उठाते बेटा। चलो भाई, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला लॉ है लिख लीजिए जरा जल्दी से। तुमको मौका देंगे से ये तो YouTube पे अपलोड होगा ना, बस ठीक है। लिखो, पहले लिखो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the refracted ray, refracted ray. All lie in the same plane. The incident ray, the normal and the refracted ray all lie in the same plane. ठीक है, लिख लिया। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखना, एक पेन दे देना बेटा मुझे, दो, एक नहीं, अच्छा एक है मेरे पास। देखो ये आपकी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। दिस इज योर नॉर्मल रे। अब जरा एक चीज को ध्यान से समझना, मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल है। इतनी तो बात समझ में आ गई। ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, यस और नो? अब ये जो लॉ आपका कह रहा है उसका कहने का मतलब क्या है? अब तीसरा बंदे ना बेटा, ये इंसिडेंट रे थी ना, ये थी डायरेक्शन, जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये सिर्फ ऐसे मूव कर सकती है अलोंग द प्लेन, एंड इफ यू से कि ये इस डायरेक्शन में भाग जाएगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ऑल थ्री ऑफ देम विल लाई द सेम प्लेन। यही एक प्लेन है ना, ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, इट्स अ प्लेन, तो इस बोर्ड पे ही लाई करेगी, इस बोर्ड से छोड़ के अलग थर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ऊपर बनेगी, ऊपर मतलब ऊपर कहाँ अरे जाएगी? जब इधर लाइट रे आ रही तो ऊपर कहाँ भाग जाएगी? ठीक है, इस डायरेक्शन में तो ऐसे ही मूव कर सकती है। क्लियर? आगे बात समझ में? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सेम प्लेन में लाई करने का मतलब वहीं पे उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, बट अगर वर्टिकली का मूव करके निकल जाएगी प्लेन से बाहर या प्लेन के अंदर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट ऑल द थ्री ऑफ द रेज, दैट इज योर इंसिडेंट रे, योर नॉर्मल एज वेल एज योर रिफ्रैक्टेड रे, ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट लॉ। अगला लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द, लिखिए, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ द साइन, साइन ऐसे लिखना है, साइन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, ऐसे लिखो तो अभी मैं आगे सही कराता हूं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sine of, यही वाला साइन है सर? हाँ सेम, and the sine of angle of refraction is constant, ठीक है, हो गया? ठीक है, तो क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दैट मींस साइन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। ठीक है, साइन कॉस टैन ये भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो अब ध्यान से देखिए, अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग तो सिंपली से
साइन आई, आई से डिनोट करते हैं हम लोग किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, अपॉन साइन आर। इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से, म्यू, ठीक है, सर कैट बन जाए म्यू, म्याऊ नहीं बता, ठीक है, म्यू। आई बात समझ में। जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे इस रेशियो की, ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में अगर नहीं आया तो आना चाहिए था कि भाई एंगल सेम रखेंगे तो बार बार तो सेम आना ही है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि एंगल सेम रखोगे, एंगल चेंज कर लोगे तो भी इसका रेशियो सेम ही आना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये आप लोग को डायग्राम बनाया था, पहले लाइन में ऐसे बना लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे, इसके हिसाब से कुछ आ रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं I1 R1। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया, दूसरी लाइन में ले आए, तो यहाँ के हिसाब से एंगल बढ़ जाएगा ना, यस और नो, तो इसके हिसाब से भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदल जाएगा, है ना, R2 हो जाएगा। अब अगर आप निकालोगे तब भी इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड टू बी कांस्टेंट, क्योंकि जिस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चेंज करेंगे उसी हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है, और फिर उसी के हिसाब से उसकी जो साइन की वैल्यूज है वो आएंगी, एंड द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। अब अगर ये रेशियो बदलेगा कब, या अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द रीजन कि दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, तो बता सकते हैं आप लोग, बिकॉज़ हाँ कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक करके कौन बोल रहा है, हाँ बोलो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल नहीं, सर क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, क्यों, या कब बदल जाएगा, कब कांस्टेंट आना बंद हो जाएगा, सर जब उसकी डेंसिटी बदल जाए, बिल्कुल, दैट मींस अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं, जब तक मीडियम दोनों सेम रहेंगे तब तक ये वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। अब इस मीडियम की जगह दूसरा मीडियम लगा दें, मतलब दोनों में से कोई एक मीडियम बदल दें, तभी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बिकॉज दिस इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑल द मीडियम, डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, तो इसलिए इसका रेशियो कांस्टेंट आना ही आना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का चेंज नहीं होता, ठीक है, एक पर्टिकुलर मीडियम के रिस्पेक्ट में जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वो चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वी चेंज द मीडियम इटसेल्फ, मीडियम ही बदल देंगे तो वैल्यू बदल सकती है, अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल रिमेन सेम। आगे बात समझ में, या तो मीडियम पूरा नहीं चेंज किया तो मीडियम में कुछ चेंजेस लाइए तब चेंज हो सकता है, मतलब अगर सेम मीडियम रख के जो एज इट इज रख के विदाउट एनी चेंजेस देयर विल बी नो चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चाहे जितना चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फाइनली क्या होगा, रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। मीडियम क्या है, जिसमें थ्रू लाइट ट्रैवल करती है, पुराने वीडियोस अगर ध्यान से देखेंगे तब से नहीं पूछेंगे इससे रिफ्लेक्शन कम आ रहा है, क्या है क्या, रिफ्लेक्शन आपको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, राइट इट डाउन, कौन सा, स्नेल्स लॉ। एन है, स्मेल मत लिख लेना, खुशबू लॉ नहीं है ये, ठीक है, स्नेल्स लॉ। ये कांस्टेंट क्यों नहीं रहता है हमेशा हमेशा, मीडियम चेंज कर बता रहे थे हम उस वीडियो में देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को कि जब तक मीडियम नहीं चेंज करेंगे तब तक इसका रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, और ये स्नेल भाई साहब ने बताया था इस लॉ के बारे में, इसलिए इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे ये इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है, sin i अपॉन sin r, मैंने बताया ना इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टर्म क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में कौन सा निकल रहा है मैं आगे बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देख के, बहुत सिंपल सा आंसर है,
यूनिट पूछ रहा हूँ, जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, वर्क की यूनिट होती है जूल, Sin. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Cos. बिल्कुल सही, देयर विल बी नो यूनिट बिकॉज़ इट्स अ रेशियो। ठीक है, कहीं पे भी रेशियो होगा तो यूनिट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होगी कुछ, बस इतना बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? पक्का? आदित्य समझ में आई बात? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, सो लिखिए इट इज द रेशियो, कम ऑन राइट इट डाउन, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और हाँ, और वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग? नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, BACWM, C दो बार नहीं होता, U दो बार होता है। ठीक है, आगे बात सुनने। हाँ, क्या लिखा है? एयर और वैक्यूम। स्टेटमेंट करो। The speed of light in air or vacuum to the speed of light in a given medium. क्या रिपीट करें स्टार्टिंग से? एक मिनट। It is the ratio of the speed of light in air or vacuum to the speed of light in a given medium. Yes. अगर दोनों के मतलब जैसे कि स्पीड ऑफ लिख लिया? तो अब देखिए जो मैंने आप लोग को स्टेटमेंट लिखा है ना कि एयर की स्पीड, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उसका रेशियो किसके साथ निकालना होता है? किसी पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किसका? ठीक है, अब लिखिए आगे, दिस रेशियो इज टर्म्ड as the refractive index of the given medium with respect to air. This ratio is termed as the refractive index of the medium with respect to air. मतलब जिस मीडियम की अभी पर्टिकुलरली इसमें बात हो रही थी एयर के अलावा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ गई बात? अब अगर इसको फॉर्मूले में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखते हैं? क्या हो गया इसका सिंबल? और लिखते क्या है? अरे सॉरी, जी एम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जरा पहले इसको समझ लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं उसको कहां लिखते हैं? राइट में। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर ये एम की तरह बनता है कि यू? ये यू बनता है ना? यू में दो पूछे बड़ी कर दीजिए। हाँ ठीक सर। ठीक है, अब देखिए। हाँ बेटा, तो समझ नहीं आया क्या नहीं समझ में? ये बता रहे हैं तो बताइएगा। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ये है, ये लिखा ना ए म्यू एम, फिर से लिख देता, थोड़ा बड़ा बड़ा तुम्हें छोटा दिख रहा होगा ना। अब ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वी कैन सिंपली से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम। क्यों? अब एक चीज याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो टाइप के होते हैं,
ठीक है, वेदर कोई इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, देन वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना, जब एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये लिख लीजिए आप लोग पॉइंट। व्हेन वी कैलकुलेट, नोट करके कहीं कॉर्नर में लिख लो, व्हेन वी कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to air, Then we calculate the refractive index of a medium with respect to air के रिस्पेक्ट में, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालें। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, वो कोई भी मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, एयर से चेंज होता है तो हाँ, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक, जैसे कि ग्लास एंड वाटर ले लें, तो एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो मीडियम चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए जब पर्टिकुलरली एयर रहती है देन वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे याद कर लो, आगे ए तो वो एब्सोल्यूट। ठीक है, ये से एब्सोल्यूट। अब यहां मैंने आपसे अभी क्या बोला था फॉर्मूले में वेलोसिटी के हिसाब से, मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अच्छा, एयर और वैक्यूम क्यों बोलते हैं, उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि एयर और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, देयर इज अ नेग्लिजिबल डिफरेंस, इसीलिए हम लोग उनको सेम लेके चलते हैं, चाहे एयर बोल ले चाहे वैक्यूम बोल ले। ठीक है, अपॉन वेलोसिटी मीडियम, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। आगे बात समझ में? और हाँ, ये हो गए। तो जरा एक बात बताइए, वेलोसिटी इन एयर को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता है आप लोगों को? सी, बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कैन बी रिटन एज सी, और इसको क्या लिख लेंगे? v लिख लेते हैं, या vm लिख लो ऐसे। ठीक है, वेलोसिटी इन द गिवन मीडियम, ऐसा भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक बात आप लोग को बता दूं, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है जब बोलता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले किसको लिखना था। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो आगे लिखते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको पीछे लिखते हैं। ऐसे मीडियम एयर हो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना, जिसका निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम लोग ग्लास का रखेंगे, एयर का निकालना है, एयर का निकालना उल्टा हो जाएगा, एयर का निकालना तो एयर को इधर कर देंगे, और रिस्पेक्ट वाटर जैसे, हाँ, तो उसको इधर वाटर का इधर कर देंगे। तो ठीक है, उसको हाँ, साइड चेंज हो जाएगा ना, वीएम हाँ? पीछे हो जाएगा। नहीं, जब पलटोगे हाँ वो तो हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम लोग को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिवन मीडियम, ये भी तो पलट जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो ऊपर होता है, जैसे ये लिखा है ना फर्स्ट सेकंड, वैसे याद रखना यहाँ पे भी होगा फर्स्ट सेकंड, उसी ऑर्डर में होगा। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो हमेशा ऊपर रहेगा या पहले रहेगा, वैसे याद रखो, और जिसका निकालना वो हमेशा बाद में रहेगा, बाद में। ठीक है, पक्का? ठीक है, अब और देख लेते हैं। ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब अगर हमें निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो हम लोग क्या करेंगे? और सिंपल, ये मान लेते हैं m1 है, m2 है, सो हाउ व्हाट वी विल रीड, इसको क्या पढ़ेंगे? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रिस्पेक्ट में? सर m2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m1 के भी हाँ बिल्कुल, दिस रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m2 विद रिस्पेक्ट टू m1। m1 upon m2। ठीक है, m1 m2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आगे बात समझ में? पक्का? इसको भी नोट कर लो जल्दी से। तो ये दूसरा टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।
हाँ बेटा, तो दो टाइप ऑफ हो रहा है, एक एब्सोल्यूट, हाँ देखो एब्सोल्यूट तब कहलाता है जब एयर के रिस्पेक्ट में, नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहलाता है। ठीक है, बस ये बताना चाह रहा हूँ। मतलब उसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक्चुअली वो दो टाइप नहीं है, बस उसको ट्रीट करने का तरीका, एक टर्म दे दिया गया है कि जब एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वी कैन कॉल इट एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, देखिए उस टर्म का मतलब एब्सोल्यूट वर्ड यूज करने का एक लॉजिक है कि कई जगह आप लोग को हो सकता है कोई क्वेश्चन दे जहां पे कैलकुलेट करना हो कुछ, ठीक है, और आपसे बोले कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज समथिंग दिस वन, find its velocity, find the velocity of light in that medium। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है, उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे दिया, अब मीडियम की वेलोसिटी निकालनी है। अब आप कहेंगे कि उस मीडियम की तो ठीक है भाई, किस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला है तो पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हिच मींस मीडियम कौन था, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी तो देखो आप लोग को ऐसे ही मिलेगा, लेकिन जहां बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वहां पे इन वर्ड का यूज बहुत अच्छे से किया जाएगा। अगर नहीं यूज किया मतलब पता नहीं कौन सा मीडियम है, ठीक है, या फिर उस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया होगा ना बेटा, फिर कुछ और बताया गया होगा उस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि हवा में सारा काम हो जाएगा। उसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जब एयर रिस्पेक्ट में होगा तो उसको एब्सोल्यूट कह सकते हैं, अदरवाइज सिंपली क्या लिखा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अब एक चीज और, ये बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दिख रहा है क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, मीडियम फाइंड, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम, वन मान लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सबके बात समझ में आ रही, ऐसे नाम ले लिया, मीडियम का नाम वन है तो v1 लिख दिया, लिख सकते हो, अभी एक बार और लिखना पड़ेगा ना, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, दो गड़बड़। अब हम लोग मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा मीडियम में कोई एब्सोल्यूट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी गुड। अब इसमें हम थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, हम आपसे पूछेंगे कुछ और, ये तो हमने आपको दे दिया है, और मैं अगर आपसे पूछ लूं how will you calculate it, yes, V1 upon V2, v1 upon V2, और कोई रास्ता इंडेक्स तो दिया नहीं ना, नहीं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वेट हैव पेशेंस, मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ क्या लॉजिक है, क्यों इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये तो मैंने लिखा है C/V1 और ये भी लिखा कि ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आएगा कैसे। आपको सिर्फ ये दिया होता किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में, और फिर ये बात पूछ लेता, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इन रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब बताओ क्या करते हैं, भी तो हमें पता ही नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन 12 एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यस, दूसरे मीडियम का भी दिया हुआ है, ठीक, दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में था ना। अब पूछ क्या लिया है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। हाँ बताओ सर, जैसे a mu1 है और a mu2 है, सर 2 और 1, जैसे 1 की वैल्यू जो ऊपर वाले फर्स्ट से आएगी और जो सेकंड से आएगी वो दोनों की वैल्यू इसमें रख के निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। देखो बता रहा हूँ, बैठो इसके हिसाब से जाएंगे तो हमें पहले v1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, v2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपने बताया क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था, आपने कहा फटाक से लगा देंगे, लेकिन वो तब लगा देंगे जब हमें v1 और v2 के बारे में पता हो उसकी वैल्यू है कितनी। लेकिन नहीं पता है तो पहला रास्ता c ये लगा के फॉर्मूला, पहले v1 कैलकुलेट करो फिर v2 कैलकुलेट करो, तब आंसर ला पाएंगे आप, है ना। लेकिन अगर मान लो हमें ऐसा नहीं करना है, हम चाहते जल्दी से आंसर निकाल लें कुछ 2 4 10 15 मिनट में, ऐसा हो सकता है, कैसे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या है,
ठीक है, तो हाँ सीसी कट जाएगा, सीसी कट गई, which means V2 upon V1 बेटा, ये तो बताना चाहता था, ठीक है। That means अब अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, V2 upon V1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बताना, क्या लिखेंगे इसको? सर इसको लिखेंगे हाँ One mu सर V2 म्यू V1 सर पता है सर मीडियम 1 रिस्पेक्टेड टू मीडियम 2 नहीं सर 2 म्यू 1 सर 2 के रिस्पेक्ट में मेरा सही था सर, ये लिखेंगे, जो ऊपर रहता है पहले, जो बाद में वो बाद में, याद मेरा आया? सही था ना? अभी मैंने सर बताया, भाई वैसे ही तो बताया था 2 म्यू 1 ठीक है, ठीक 1 है। रिस्पेक्टेड टू इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू1 का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि एयर की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि एयर की बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, अरे देखो ए म्यू1 लिखा है ना, इसको हम लोग सिंपली म्यू1 लिखते हैं, तो इसका मतलब है ये एयर बाय डिफॉल्ट है वहाँ पे। वो नहीं हाँ सर 2 म्यू 1 किसका निकला है? इसकी जगह लिखा मैंने, तो ये तो एज इट इज है, तो निकालो तो उसका होगा, और इसकी जगह अच्छा ये रखा है। हाँ? निकालो तो उसका निकाला नहीं, मैंने बस एक एग्जांपल दिया, मैंने तुमको लिख के दिखाया, बता तो रहा हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है। सो इसको सीधा करके लिख लो, सर गलत है क्या गलत है, सर बी म्यू 2 होना चाहिए कहाँ? 2 म्यू 1 है ना 1 रिस्पेक्ट टू 2 है ना इक्वल 2 में म्यू 2 अरे सर एक मिनट है फ्रेश, वो कब काम करता है वेलोसिटी के केस में, या मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा, ये तुम बात कर रहे हो ना कि 1 2 लिखा तो ये भी 1 2 होना चाहिए, ये तो है दूसरा है हाँ वेलोसिटी है वहां पे, यहाँ क्या लिखा है अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ दैट मींस यहाँ वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे इसने ये पूछा था ना, मैंने बोला था ना इसकी वैल्यू बताओ, हाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, सेकंड वाले का ना, तो वहां पे क्या है देखो, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो क्या करते हैं 1/2, 2 U2 upon 1 आया नहीं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, नहीं समझे? फिर तो से यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिखा वेलोसिटी नहीं है, मतलब ये है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव नहीं है 1 म्यू 2 का मतलब है a म्यू 2 अपॉन a म्यू 1, समझ आई बात? और 2 म्यू 1 का मतलब है अब आगे बात समझ में आया? सिर्फ खोपड़ी मत चलाइएगा आप लोग, समझ में आ जाए तभी पक्का सौम्या, आप 2 1 लेना, जब इधर 2 1 हो तो उधर 1 2 लेना। सर सिंपली फॉर्म में हाँ। लेंगे जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे वेलोसिटी के केस में वो ऑर्डर फॉलो करना है, सर रिस्पेक्ट वो वाला। रिस्पेक्टिव में लेंगे 1 2 और वेलोसिटी नहीं है, सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाया तो उल्टा कर देते हैं हम लोग। अरे एज नॉर्मल ले लेंगे हाँ, लिख के एक बार पढ़ना दोबारा, ठीक, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो ये लिख लो ठीक है। बिल्कुल सब कुछ नोट कर लेना भाई, इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज़ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या